मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? पहला है वस्तु का गुण, नेचर ऑफ कमोडिटी। प्रायः वस्तुएं तीन प्रकार की होती हैं। जो वस्तुएं हम खरीदते हैं उसे अगर हम डिवाइड करें तो तीन प्रकार की होती हैं। पहला होता है अनिवार्य वस्तुएं, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं, जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। दूसरी है आरामदायक वस्तुएं, जिन्हें हम आरामदायक वस्तुओं के रूप में खरीदते हैं, जो हमारे आराम के लिए आवश्यक हैं। और तीसरा है विलासिता की वस्तुएं, जिन्हें हम शौक से खरीदते हैं। अब अगर हम देखें कि किन वस्तुओं में लोच ज़्यादा होता है और किस में कम होता है। अब बात करें हम आरामदायक वस्तुओं की, तो आरामदायक वस्तुओं की लोच साधारण लोच होती है, क्योंकि इसके मूल्य में परिवर्तन होने पर मांग पर प्रभाव साधारण ही पड़ता है। क्योंकि जो आरामदायक वस्तुएं हैं तो फिर हम ये सोचते हैं कि अगर इसका मूल्य बढ़ गया तो फिर हम मांग में कमी कर देते हैं, थोड़ा आराम नहीं सहेंगे और क्या। जब अनिवार्य वस्तुओं की मांग की बात होती है तो क्योंकि जो वस्तुएं हमारे लिए आवश्यक ही हैं, अनिवार्य हैं, उसका रेट यदि बढ़ भी जाता है, उसका मूल्य बढ़ भी जाता है, तब भी हम उसे अवश्य खरीदेंगे, क्योंकि वो जीवन के लिए आवश्यक है। मूल्य बढ़ने पर भी उनकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे नमक, अनाज, ये जो वस्तुएं हैं ये अनिवार्य वस्तुएं हैं, तो इनकी जो मांग होती है वो बेलोचदार होती है। इनकी मांग में कोई लोच नहीं होता है, क्योंकि ये अनिवार्य वस्तुएं हैं, इन्हें हमें खरीदना ही पड़ेगा। तीसरा है विलासिता की वस्तुएं, जिन्हें केवल हम अपने शौक के लिए खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए कार, अगर ज़्यादा पैसा तो हमने कार ले लिया, या एसी कमरा फिट करवा लिया, तो इन्हें हम कहते हैं विलासिता की वस्तुएं। लेकिन मान लीजिए पैसे की कमी है या महंगाई बहुत बढ़ गई है, उतनी व्यवस्था नहीं है, तो इसको हम त्याग भी सकते हैं, उतनी आवश्यक भी नहीं है। तो जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं, अगर उसमें महंगाई बढ़ती है तो मांग बिल्कुल कम ही हो जाती है। तो इसमें जो लोच होती है मांग की, ये बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो अनिवार्य वस्तुएं हैं वो बेलोचदार होती है, उसमें कोई लोच नहीं होता है। और जो आरामदायक वस्तुएं हैं उसमें लोच कम होता है, और जो विलासिता की वस्तुएं हैं उनकी मांग में लोच अधिक होता है। अब हम देखते हैं स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसका मतलब ये है कि यदि किसी वस्तु के बदले समान प्रकृति की दूसरी वस्तुएं भी बाजार में उपलब्ध हैं तो मांग की लोच अधिक होती है, क्योंकि एक वस्तु का दाम बढ़ने से दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है और पहली वस्तु की मांग बिल्कुल घट जाती है। यदि मान लीजिए किसी वस्तु का दाम बढ़ता है और उसी के समान प्रकृति की दूसरी वस्तुएं भी बाजार में उपलब्ध हैं, तो हम उसको छोड़ देते हैं कि उसका रेट बढ़ गया है, चलो अब इसके बदले हम इसको ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए रसगुल्ला के स्थान पर हम बर्फी ले लेते हैं, अगर इसका रेट बढ़ गया तो चलो मिठाई दोनों ही, इसका हम बदल देते हैं और उससे काम चला लेते हैं। इसी प्रकार अन्य वस्तुएं भी हैं, यदि समान प्रकृति के हैं उसको बदला जा सकता है, तो जिसका रेट अधिक होता है उसे छोड़कर हम सस्ती वाली चीज़ ले लेते हैं। तो स्थानापन्न वस्तुएं भी मांग की लोच में प्रभाव डालती हैं। तीसरा है विभिन्न प्रयोग। विभिन्न प्रयोग का मतलब है कि यदि कोई वस्तु अनेक प्रकार से प्रयोग में लाया जाए तो उसकी मांग की लोच भी अधिक होगी। जैसे मान लीजिए बिजली है, बिजली का उपयोग हम अनेक प्रयोगों में करते हैं। अनेक ऐसे कार्य हैं जहाँ पर हम बिजली का ही प्रयोग करते हैं, तो बिजली की दर बढ़ने पर अब हम इसका प्रयोग सभी जगह न करके केवल उन्हीं जगहों पे करेंगे जहाँ पर इसका ज़्यादा आवश्यक होगा, जहाँ पर इसकी आवश्यकता ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर कोई वस्तु अनेक प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है तो उसकी मांग में लोच भी अधिक है। अगर उसका रेट बढ़ गया तो हम बस वही जगह पे उसका उपयोग में लाएंगे जहाँ ज़्यादा आवश्यक होगा। चौथा है उपभोग का स्थगन, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन। यदि कोई वस्तु ऐसी है जिसे भविष्य के लिए स्थगित कर दें तो उसमें भी मांग की लोच ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए मकान बनवाने की मांग है, घर बनवाने की मांग है। इस समय जो घर बनवाने का मटेरियल है, जैसे ईटा, सरिया, मोरंग, गिट्टी, ये सब महंगे हो गए हैं, इनकी रेट काफ़ी अधिक हो गई है, तो हम मकान बनवाने को स्थगित कर देते हैं कि चलो अगले साल इसे बनवाएंगे। तो इस प्रकार भी मांग में लोच अधिक होता है उन वस्तुओं के लिए जिसका उपभोग को हम स्थगित कर सकते हैं, उसके लिए। अगला पॉइंट है उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ कंज्यूमर। ऐसे उपभोक्ता जिनकी आय अधिक है तो उनके लिए वस्तु की मांग की लोच प्रायः बेलोचदार होती है, क्योंकि जिनकी आय ज़्यादा होती है, जिनकी इनकम ज़्यादा होती है, उनके लिए मूल्य घटे या बढ़े उससे कोई मतलब नहीं, उनकी मांग में कोई कमी नहीं आएगी, और जब चाहेंगे खरीद लेंगे। तो उनकी मांग प्रायः बेलोचदार होती है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम निर्धन वर्ग के लिए देखें और उनके लिए यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो वे अपनी मांग में जितना भी हो सकता है कमी लाते हैं, तो उनके लिए जो मांग है वो लोचदार हो जाती है, ज़्यादा कमी हो जाती है। तो इस प्रकार जो उपभोक्ता की आय है वो भी मांग की लोच को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है कीमत स्तर, प्राइस लेवल। इस संबंध में भी अर्थशास्त्री मार्शल कहते हैं कि मांग की लोच ऊंची कीमतों के लिए अधिक होती है तथा मध्य कीमतों के लिए पर्याप्त होती है, लेकिन जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती जाती है लोच भी घटती जाती है, और यदि कीमतें इतनी गिर जाएं कि तृप्ति की सीमा आ जाए
तो लोच धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो कीमत स्तर भी मांग की लोच को प्रभावित करता है। अगर मान लीजिए कि कीमत किसी वस्तु की बहुत ज़्यादा है तो उसके मांग में बहुत कमी रहेगी, लेकिन यदि कीमत घट रही है तो हम उस वस्तु को खरीदेंगे और उपयोग में लाएंगे। यदि कीमत बहुत ही ज़्यादा गिर गया है तो हम वस्तु को कितना खरीदेंगे, एक निश्चित सीमा भी होगी, ज़्यादा करेंगे क्या, तो वहाँ पर फिर मांग बेरोजगार हो जाती है। फिर चाहे रेट उसका कितना भी कम हो जाए हम फिर नहीं उसे खरीदते, क्योंकि ज़्यादा करेंगे ही क्या। तो कीमत स्तर भी मांग की लोच को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है संयुक्त मांग, ज्वाइंट डिमांड। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग अकेले नहीं होती, बल्कि उनके साथ साथ कुछ और वस्तुएं होती हैं। जैसे यदि हम पेन खरीदें तो पेन के साथ साथ स्याही की डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि केवल पेन से ही तो काम चलेगा नहीं, उसके साथ स्याही भी उपयोगी होता है। इसी प्रकार सुई और धागा, यदि सुई की मांग बढ़ती है तो धागे की भी मांग बढ़ेगी। बीड़ी और दिया सलाई, यदि बीड़ी की मांग बढ़ती है तो उसको जलाने के लिए दिया सलाई भी तो आवश्यक है, तो उसकी भी मांग बढ़ेगी। कैमरा तथा फिल्म, यदि कैमरे की मांग बढ़ती है तो फिल्म की भी मांग बढ़ेगी। तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो ज्वाइंट होती हैं, क्योंकि एक से काम नहीं चल सकता, उनके साथ फिर दूसरे को भी हमें खरीदना ही पड़ेगा। तो इनकी मांग की लोच प्रायः बेलोचदार होती है। यदि सिगरेट की मांग नहीं गिरती तो दिया सलाई की कीमत बढ़ने पर भी दिया सलाई की मांग नहीं घटेगी, क्योंकि जब सिगरेट खरीद रहे हैं तो दिया सलाई खरीदेंगे ही, भले ही उसका रेट बढ़ जाए, क्योंकि सिगरेट पीने वाला दिया सलाई तो जरूर ही खरीदेगा। 8वां पॉइंट है इसमें धन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो अर्थशास्त्री प्रोफेसर टाउनसिंग ने भी इसे कहा है कि यदि धन का असमान वितरण होता है, यदि धन का असमान वितरण होता है तो मांग की लोच बेलोच होती है। असमान वितरण का मतलब कोई बहुत ही धनी है और कोई निर्धन है, तो जो धनी होगा उस पर तो मांग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मांग में कोई लोच नहीं पड़ेगा, वो तो खरीद ही लेगा। लेकिन जो निर्धन होगा उसके मांग में लोच होगा। तो जो धन का वितरण है, असमान वितरण है, ये भी मांग की लोच को प्रभावित करता है। 9वां पॉइंट है समय का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। मांग की मूल्य सापेक्षता पर समय का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दीर्घकाल में किसी वस्तु की जो मूल्य होती है अल्पकाल की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि आवश्यकताएं निरंतर बदलती रहती हैं, फैशन निरंतर बदलता रहता है। इस समय किसी वस्तु की अगर मांग बहुत ज़्यादा है तो भविष्य में घट भी सकता है, और इस समय यदि किसी वस्तु का मांग कम है तो भविष्य में बढ़ भी सकता है। तो जो समय का प्रभाव है ये भी मांग की मूल्य लोच में, मांग की लोच में प्रभावी होता है।